गाजा के तल अल हवा में यूनिवर्सिटी कॉलेज के पास 2 आईडीएफ की जीपें जा रही थी। यहां साथियों 17 अगस्त 2024 का वाकया, आज का वाकया। और जो 2 जीपें थी उनमें कम से कम दोनों को मिला के 26 से लेके 30 सोल्जर्स थे। और एकदम से एक्सप्लोजन होता है तल अल हवा में, जो कि गाजा के अंदर है। और उस एक्सप्लोजन में पूरी की पूरी जीप पलट जाती है। जीप जब पलटती हैं उसके बाद वो सोल्जर्स निकलते हैं और अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं, फायरिंग शुरू करते हैं। उनको पता है कि ये रेजिस्टेंस अटैक है, लेकिन जब वो फायरिंग करते हैं तो उनको कोई दिखाई नहीं पड़ता है। बहुत लंबे समय तक उनको कोई दिखाई नहीं पड़ता है। लंबा समय मतलब युद्ध में करीब 10 से 15 मिनट लगातार फायरिंग उन्होंने की, कोई दिखाई नहीं पड़ा। और उसके बाद जो करीब 22 हैंड ग्रेनेड्स और उसके बाद मशीन गन की जो तड़ातड़ गोलियां चली, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। और उसके बाद उनको धुआं दिखाई पड़ा, धुआं। और उस धुएं में एकदम दूर से चलते चलते कुछ आकृतियां आ रही थी। और उसके बाद वो आकृतियां उस धुएं को चीर करके निकली तो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स थे, बिल्कुल उनके सामने थे। वो उसमें कुछ नहीं कर सकते थे। और उसमें वो जितने लोग मारे गए हैं, करीब 12 घायल हैं, 3 की मौत कंफर्म हो चुकी है और 3 को उसमें अगवा कर लिया गया। अब बताओ नेतन्याहू, तुम तो कह रहे थे कि हमें कोई सीज फायर नहीं करना, हमें कोई होस्टेजेस की हम परवाह नहीं करते। तुम कहते कुछ और थे लेकिन दिखाते ये थे। और आज क्या हो गया? आज और होस्टेजेस की संख्या बढ़ गई और अमेरिका के मुंह पे ये तमाचा। क्यों? क्योंकि अमेरिका आज ही दोहा में आज उसका स्टेटमेंट आया कि जो 15 अगस्त को जिस मीटिंग को हमास ने बॉयकॉट किया था, कि भाई जो 2 जुलाई का जो बाइडेन का जो प्रपोजल आया था, हमने उसको माना था। अगर उसके आधार पर बात होती तो बताओ, वरना 15 अगस्त को जो दोहा में मीटिंग है हम बॉयकॉट करते हैं। हमास के लोग उसमें नहीं गए। वो उस मीटिंग में जो भी कतार के, अमेरिका के कुछ लोग, इजराइल के भी क्लियर नहीं कि कोई रिप्रेजेंटेटिव था कि नहीं, लेकिन उन्होंने अपना यूनिलैटरल एक बयान आज इशू किया और कहा कि हमने एक एग्रीमेंट में हम पहुंचे हैं और इस हफ्ते के अंत तक हम उसको पब्लिक करेंगे। तो हमास हंसा। और ये जो घटना हुई है तल अल हवा में, इसके ठीक 2 घंटे पहले ये एक अमेरिका की तरफ से ये बयान आया था कि समझौता हो गया है। और हम मतलब ना इजराइल का उस तरह से पता, ना हमास का, तो समझौता हो गया है। और उसी के बाद तल अल हवा में कुत्तों की तरह हमास ने इजरायली सोल्जर्स को मारा है। अब मैं कह सकता हूं, अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है, क्योंकि देखिए ये जो पूरी लड़ाई आज 17 अगस्त 2024 को हुई है, इसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। हिजबुल्लाह ने एक बड़ी घटना की है। हिजबुल्लाह ने 40 रॉकेट मारे। हुआ ये कि इजराइल ने लेबनान में वादी कुफूर एक लेबनान में वादी है, वहां पर बम्बार्डमेंट किया और 10 उसमें लेबनीज सिटीजन मारे गए। उसके बाद हिजबुल्लाह ने 40 रॉकेट छोड़े और वो 40 रॉकेट जो अल जरीर इलाका है इजराइल का, उसकी तरफ केंद्रित थे। बीच में मिसगाव आम में रॉकेट गिरे। मिसगाव आम में कम से कम 2 इजरायली सोल्जर्स मारे गए और कई उसमें से घायल हो गए। और ऐलेत हशार में, जहां पहले भी आग लग चुकी है, वहां फिर से आग लग गई। इस समय आप देख लीजिए, ऐलेत हशार में आग लगी हुई है। आप गूगल में उसको टाइप करके देखिए, ऐलेत हशार, AYELETHASHAR। वहां पर जिस तरीके की पूरी सिचुएशन है, उसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कई जगह, कई इलाके इजराइल के हिजबुल्लाह आग के हवाले कर चुका है। लेकिन आज देखिए फिर से हुआ। और उसके बाद ईरान से जो आज बयान आया है, ईरान ने यह कहा है कि हम पर इतना प्रेशर जो पूरी दुनिया में स्पेशली वेस्टर्न लॉबी डाल रही है, हम वेस्टर्न लॉबी से कहना चाहते हैं कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, एक्चुअली जो एकदम ऐसी इस तरह की डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में भी ईरान ने उसको जरूरी नहीं समझा। और मैं भी उसको सही मानता हूं कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज हर जगह आप यूज करके, जहां बच्चे मारे जा रहे हैं, जहां बताइए, लगातार मैं 2 दिन से शॉर्ट्स बना रहा हूं। मैंने सोचा है कि स्पेसिफिक शॉर्ट्स बनाओ जहां जहां बच्चे मारे जा रहे हैं। और अब वो पूरी स्थिति देख सकते हैं उन शॉर्ट्स में।
बिल्कुल पिन पॉइंटेड मैं बता रहा हूं, परसों से मैं डाल रहा हूं और मैं आगे भी डालता रहूंगा, जहां पर खास तौर पे बच्चों को टारगेट किया जा रहा है और कुछ और परिवारों को टारगेट किया जा रहा है। एक तो परिवार जिसके बारे में आज मैंने शॉर्ट डाला, जो अल जुबैदा का मैसाकर है जो कल रात को हुआ, उसमें तो एक परिवार के 16 लोग, जिसमें 9 बच्चे, 15 लोग, 9 बच्चे, 5 महिलाएं, 1 पुरुष, वो मारे गए। तो अब देखिए ये जो पूरा एक सिलसिला चल रहा है। और एक चीज आपको और बता दें, आज अमेरिका के एक बहुत ही मशहूर जो पोकर प्लेयर भी हैं, एक रात में $11 मिलियन जीते थे, डैन बिल्जरमैन, उन्होंने आज उनका इंटरव्यू छपा है और उनके एक्स पे यानी फॉर्मली ट्विटर, करीब उसमें 1.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। डैन बिल्जरमैन, आप देखिए उसमें अगर आप एक्स पे हैं तो उसको फॉलो करिए। उसने इस चीज को कहा है कि इजराइल तो पैरासाइट देश है, इजराइल इज अ पैरासिटिक कंट्री, ये अमेरिका पे बोझ है। और वो अमेरिकन है डैन बिल्जरमैन, वो कह रहा है अमेरिका पे बोझ है। यहां तक उसने कह दिया कि मोसाद का हाथ जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन में भी था। और यह कह दिया उसने कि 9/11 जो अमेरिका के लिए इतना ट्रॉमेटिक है, एक्चुअली 9/11 में मोसाद का हाथ था, इजराइल का हाथ था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो पहले से कह रहा हूं, अलग बात है। लेकिन आज उसने कह दिया। और क्यों? क्योंकि उस दिन कई इजरायली पकड़े गए थे जश्न मनाते हुए, और वो पूरा ऑन रिकॉर्ड है वो कि इजरायली जश्न मनाते पकड़े गए थे 9/11 को। उसको दबा दिया गया, अमेरिका ने खुद ही उसको दबा दिया। तो अब आप अच्छा, और उसने ये भी कहा कि जो जुविश लॉबी है, AIPAC जो एक संगठन है, एपैक, तो एपैक जो है सबसे पावरफुल संगठन दुनिया का माना जाता है पैसे के मामले में, जो अमेरिका को कंट्रोल करता है। और उस डैन बिल्जरमैन ने कहा कि जो एड में पैसा अमेरिका इजराइल को देता है, इजराइल एपेक को देता है, और फिर एपेक उस पैसे से अमेरिकन जो सेनेटर्स हैं, अमेरिकन MPs हैं, उनको खरीदता है। आप देखिए कमाल, ये आपने चेन देखी। US एड देता है इजराइल को, इजराइल एपेक को देता है, एपेक उस पैसे को अमेरिका में रिश्वत के रूप में बांटती। ये पूरा गेम चल रहा है। और इस चीज को देखिए ऑर्डिनरी अमेरिकन, इसीलिए आप देखिए ट्रंप जो है उसका ग्राफ जा रहा है, गिर रहा है। ट्रंप ने आज क्या कह दिया? ट्रंप ने कहा कि इजराइल तो बहुत छोटा देश है मैप में लगता है, उसको और बड़ा होना चाहिए, मतलब पूरे फिलिस्तीन को ले लेना चाहिए और बाकी अरब कंट्रीज को भी ले लेना चाहिए। ये सब वोटों के लिए कह रहा है, उसकी औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है। वो खुद रशियन इन्फ्लुएंस है उसमें है ट्रंप, रशिया उसको एक दिन में निपटा सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि ट्रंप इस तरह की बात कर रहा है केवल वोटों के लिए। और वहां पर अमेरिका की स्थिति है कि लोग सीधे सरेआम कह रहे हैं कि इजराइल जो है उसका समर्थन अमेरिका बंद करे, और इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं। और यह भी आपको बता दें, मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं कि ट्रंप ये चुनाव हारेगा। क्योंकि अच्छा, वजह क्या है? ट्रंप जीत रहा था, ट्रंप के पास व्हाइट वर्किंग क्लास का वोट था, लेकिन उसने जब से इजराइल का समर्थन करना शुरू किया, जब से इजराइल ने उसको पैसा दिया है, तब से कमला हैरिस की वैल्यू बढ़ गई अचानक। ये आप देखिए। तो ये जो लोग कहते हैं कि दुनिया में इजराइल को सपोर्ट है, इजराइल को छोड़ दीजिए। इजराइल जो देश में जो ब्रेन वॉश लोग रहते हैं, जो भी 60-70 लाख, उनको आप छोड़ दीजिए। जो जायनिस्ट हैं उनको आप छोड़ दीजिए। तो दुनिया के और कौन से देश में आप सर्वे करा लीजिए, आप पोल सर्वे करा लीजिए, कौन सा ऐसा देश है जहां इजराइल को 50% से ऊपर लोग समर्थन करते हैं। अमेरिका में आप एक पोल करा लीजिए कि अमेरिकन एड क्या इजराइल को जस्टिफाइड है। आप देखिएगा 65 से 70% लोग कहेंगे नहीं। तो ये देखिए पूरा एक पैसे के बल पे जो खेल चल रहा है वो धीरे धीरे कैसे एक्सपोज हो रहा है। और देखिए दूसरी बात, ईरान जो है जिस तरीके से पूरी अपनी तैयारी कर रहा है, ईरान में आज फिर कम से कम 6 रशियन एयरप्लेन्स आज उतरे हैं, जो कि हैवी ट्रांसपोर्ट इधर से उधर लाते हैं। और उसके अलावा जो जो रशियन प्लेन्स ईरान में उतरे, और ईरान जो है जिस तरह की वो तैयारी कर रहा है, जिस तरीके से वो पूरा एक अपना बेस अपना एक प्लानिंग बना रहा है, और इसके चलते एंथनी ब्लिंकन जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। और उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि नहीं, अब वो जब नया एग्रीमेंट की जो नया एग्रीमेंट है उसकी हम बात, वो अगर सफल होता है तब हम आएंगे। और नए एग्रीमेंट को सफल करने की शर्त क्या है
नए एग्रीमेंट को सफल करने की शर्त यह है कि जो ईरान है वो इजराइल पे हमला ना करे। ये पूरा उसका नाटक है कि हम नए एग्रीमेंट करेंगे, इजराइल मान जाएगा, इजराइल, ये पूरा एक ड्रामा है। और इस हफ्ते के अंत तक मतलब ये अब तो अगले हफ्ते मतलब अगला हफ्ता हो जाएगा, या हो सकता है अभी वहाँ पर अमेरिका में आज सैटरडे सुबह अभी हुई होगी, तो वहाँ पर वो लोग उसको हो सकता है अनाउंस अभी कर दें आजकल में कि ये एग्रीमेंट जो है हमने सोचा, और इसको हमास और इजराइल दोनों माने। और इजराइल तो उसमें पक्का है, उसमें कुछ ऐसा होगा, इजराइल कहते हैं कि हाँ, नहीं भी कह सकता है वहाँ की जो स्थिति है। लेकिन हमास ने साफ कर दिया है कि 2 जुलाई का जो बाइडेन का प्रपोजल था, जिसमें सारी वो चीजें थी, और हमास जिसमें हमास ने यहां तक मान लिया था कि होस्टेजेस का आदान प्रदान हो, गाजा के लोगों को रिलीफ मिले, इजरायली सेना विड्रॉ कर जाए, उसके बाद अगर फिर से युद्ध हो तो हम भी तैयार हैं। तो ये जो शर्त थी कि युद्ध हमेशा के लिए बंद हो, उस तरह की शर्त हमास ने उसको भी इन पब्लिक इंटरेस्ट, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ गाजा, वो हमास ने किया। और उसके बाद जो है उस पर अभी जो एक पूरा जो माहौल बन रहा है, वो माहौल इस तरीके का है कि दुनिया में हर देश, जो भी खासतौर पे पूरब के देश हैं, लेकिन पश्चिम के भी देश, जिसमें स्पेशली लैटिन अमेरिका, जो वेनेजुएला में अभी अमेरिका ने जो नए प्रेसिडेंट चुन के आए मदुरो, उन पे जो कू अटेम्प्ट किया अमेरिका में, जो फेल हो गया, अमेरिका ने कहा कि वहां के चुनाव गलत है, रिगिंग हुई है, मदुरो ने कहा नहीं हुई है, और फिर आमने सामने टकराव हुआ, विपक्ष के लोग सड़क पे आए, ये मदुरो के लोग भी सड़क पे आए, फिर वहां की आर्मी को इंसाइट करने की कोशिश की, लेकिन आर्मी मजबूती के साथ मदुरो के साथ खड़े रही। मदुरो जो फिलिस्तीनियों का दोस्त है, जो ह्यूगो चावेज जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे, फिर दुनिया के दोस्त, और जो लेफ्टिस्ट थे, उनका वो उत्तराधिकारी है। और उसके साथ जो है लैटिन अमेरिका में अर्जेंटीना को छोड़ के ज्यादातर देश वो फिलिस्तीन की तरफ धीरे धीरे आ रहे हैं। और बहुत सारे यूरोप के देश, स्पेन, इटली, देखिए स्पेन और इटली की तो ये हालत है कि कब वो लुढ़क जाए पता नहीं। अगर एक ईरान ने अटैक कर दिया तो इटली और स्पेन ये तो लुढ़क जाएंगे, फ्रांस और जर्मनी बचेंगे। और फ्रांस और जर्मनी के पास वो स्थिति नहीं है, क्योंकि वो यूक्रेन में बुरी तरह फंसे हुए हैं। रशिया ने देखिए आज नया गेम किया है, रशिया ने और फंसा दिया है वेस्ट को, ताकि वो जो यहां पर हो रहा है इस पे जो ईरान स्ट्राइक करे जब, तो इनका पूरा दिमाग डाइवर्टेड हो। रशिया ने एक खबर फैला दी कि यूक्रेन के पास एक डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब है, और इस खबर के सबूत में उसने बहुत सारे इंटरव्यूज दिखाए जो यूक्रेनियन जो सोल्जर्स हैं, जिन्होंने कर्स्क रीजन पे हमला किया। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था, कर्स्क रीजन जो रशिया का रीजन है, उसमें अचानक हमला किया। उसमें उस हमले में कई अमेरिकन हथियार भी पकड़े रशिया ने, जिसको ओपनली दिखाया। और उसमें तो अमेरिका कहते ही है कि हम यूक्रेन को हथियार देते हैं, नेटो कहते ही है कि हम यूक्रेन को हथियार देते हैं, फ्रांस के भी हथियार मिले। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसमें कई इस तरह के सोल्जर्स भी उन्होंने बोले कि नहीं, हम लोग, यूक्रेन के पास एक डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब है जिसका इस्तेमाल जेलेंस्की कर सकता। और तो उसके बाद रशिया ने कहा कि अगर इस तरह का गेम वेस्ट ने शुरू किया कि डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब यूक्रेन इस्तेमाल कर सकता है, तो उसके बाद जो होगा, फिर कितने पश्चिमी देश दुनिया के नक्शे पर रह जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। और यह आप देखिए, जो पूरी जो एक पोस्चरिंग हो रही है, इसमें ज्यादातर चाइना यूक्रेन वाली बहस से बचता है, क्योंकि टैक्टिकली ये रशिया और चाइना में अंडरस्टैंडिंग है कि रशिया उस वाली बहस में ज्यादा इन्वॉल्व होगा, क्योंकि सीधे उसकी लड़ाई हो रही है, और चाइना पीछे से पैक करेगा और नॉर्थ कोरिया करेगा। तो नॉर्थ कोरिया से भी बयान आया कि उसने साउथ कोरिया को धमकी दे दी। साउथ कोरिया का प्रो इजराइल एक पूरी पोजीशन है। साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया ने कह दिया कि अगर इजराइल को ऐसे ही समर्थन करते रहे तो साउथ कोरिया पे भी हिंट किया उन्होंने। अभी एक जो कोरियन लैंग्वेज का एक अपने अलग सिमिलीज होते हैं, पैरेबल्स होते हैं, उसमें उसने हिंट किया कि अगर इजराइल ने हमला किया, अगर साउथ कोरिया ने अपना प्रो इजरायली रुख छोड़ा नहीं, तो फिर नॉर्थ कोरिया फिर से वो 38 पैरेलल जो लाइन ड्रॉ हुई थी 1954 की कोरियन वॉर में, उसको भी नॉर्थ कोरिया क्रॉस कर सकता है। मतलब साउथ कोरिया पे वो हमला कर सकता है। इतनी बड़ी बात।
तो ये जो देखिए पूरी चीज है, ये जिस तरीके से पूरी रिवॉल्व कर रही है, और उसके अलावा आपको बताएं, वेस्ट बैंक में आज कम से कम 6 घटनाएं हुई। जनिन में जो धनामम एक पुराना एक बेस हुआ करता था आईडीएफ का, वहां पर फिर से आईडीएफ ने अपना एक कुछ सोल्जर्स को बैठाने की कोशिश की, और उनका मकसद ये था कि जो कल जो इजरायली सेटलर्स ने एक गांव जो वेस्ट बैंक का है जित नाम से, जिस पर हमला किया था, एक फिलिस्तीनी मारा भी गया था, और सेटलर्स का ये कोशिश है कि भाई इसी युद्ध के दौरान ज्यादा से ज्यादा जमीन पे कब्जा कर लो। तो उस पे जो है आईडीएफ वहां पर बेस बना रहा था, और उस बेस मतलब जेनिन में, और उस बेस को जब वो बना रहा था तो उसी समय फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के लड़ाकों ने हमला कर दिया, और वो पूरे आईडीएफ के सोल्जर्स को वहां से भागना पड़ा। उसके बाद उसी के बगल में एक सेटलमेंट अविनाई हिफेट्स का है, और अविनाई हिफेट्स के सेटलमेंट में बदला लेने के लिए फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के फाइटर्स घुस गए, और उन्होंने ताबड़तोड़ अंधाधुंध गोली चलाई, और उस गोली जो अंधाधुंध गोली चली है उसमें कम से कम 11 सेटलर्स घायल हो गए, और उसके बाद वो जो सोल्जर्स हैं जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के, वो पीछे हट गए। और ये वो जगह है जहां पर आप देखिए पिछले कुछ दिनों में नाब्लस में, ट्यूबस में, जेनिन में कितने लोग शहीद हुए फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स। उसके बाद भी फिलिस्तीन रेजिस्टेंस की जो कैपेबिलिटी है उस पर जरा सा वेस्ट बैंक में उस पर आंच नहीं आई। तो ये जो पूरी बात है, जो ये कही जाती है कि हमास की 24 बटालियन है गाजा में, और उसमें से 13 वेस्ट कह रहा है उसमें से 4 खत्म हो गए, 13 डिग्रेड हो गए, बाकी कुछ हैं करीब 7-8 वो लड़ने की स्थिति में। इजराइल के लड़ने 20 हमने खत्म कर दिए हैं। अरे वेस्ट बैंक को तो संभालो, जहां की रिपोर्ट ये है कि वेस्ट बैंक में पिछले कम से कम 10 सालों में 80% 7 अक्टूबर के बाद 2023 7 अक्टूबर और अब तक जो अभी जो पूरा चल रहा अगस्त 2024, 7 अक्टूबर 2023 और अगस्त 2024 तक 80% स्पाइक हुआ है रेजिस्टेंस एक्टिविटी में। 80% वेस्ट बैंक में। आप किस दुनिया में रह रहे हैं? आप लोगों को ये जो झूठ बोलने का जो तरीका है, झूठ बोलने का जो नजरिया, और ये जो पूरी बात है कि बाकी जो देश हैं जैसे भारत, वहां की मीडिया को सुला के रखो कि तुम अपने मुद्दों को उलझाए रखो, कोई मतलब जो यहाँ के लोकल इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज की अभी इलेक्शन डेट अनाउंस कर दी तो उसमें ये राजनीति है, उसमें वो राजनीति है, वो सब सही है, वो सब उस पर डिबेट होनी चाहिए। मैं खुद, आप जानते हैं हम इलेक्शन के समय कितना एक्टिव थे, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने में, खासतौर पर अयोध्या में हम लोग की एक कितनी बड़ी भूमिका थी। हर तरीके से जो भी सनातन धर्मी फोर्सेस थी। लेकिन हम इसके पक्ष में नहीं है कि आप सारी, जब दुनिया में इतनी बड़ी चीज हो रही है, दुनिया में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा, यूक्रेन वॉर भी पीछे चली गई है, वो इस समय फिलिस्तीन की आज़ादी की लड़ाई है, जिसने पूरी दुनिया में ये सवाल खड़ा कर दिया है कि पूरब जीतेगा कि पश्चिम जीतेगा। पूरब और पश्चिम की पूरी जो ये लड़ाई हो गई है, इसमें अगर आज आप पार्टिसिपेट नहीं किए एज अ जर्नलिस्ट आप पार्टिसिपेट नहीं किया, आपने उसके बारे में ओपिनियन नहीं रखा, और आपने प्रो फिलिस्तीन स्टैंड नहीं लिया, तो आप किस बात के जर्नलिस्ट? और यहीं पर देखिए, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि चाहे वो रविश कुमार हो, अब ध्रुव राठी के बारे में मैं क्या कहूं, उनको तो अपना दूसरी तरीके से, भाई वो जर्मनी में रहते हैं, वो तो किस लॉबी के हम लोग जानते हैं, हालांकि मोदी का विरोध किया जिसका हमने स्वागत किया, लेकिन अंतोगत्वा वो कभी इजराइल फिलिस्तीन मसले पर नहीं बोल सकते हैं, जैसे डैन बिल्जरमैन बोल दिया। अमेरिका में जिसके पास 1.6 मिलियन ट्विटर फॉलोअर्स हैं, वो खुल के बोल रहा है, लेकिन ध्रुव राठी नहीं बोल सकते, भारतीय होते हुए भी, पूरब के होते हुए भी, फिलिस्तीन के पक्ष में। अब बस आप देखते जाइए, रविश कुमार नहीं बोल सकते, सारी उनकी उपलब्धियां अपनी जगह, लेकिन ये जो मुद्दा है, इसमें तो आने वाली जनरेशन पूछेंगी ना कि इस पे तुम क्यों चुप थे। तो ये देखिए, जो एक अमरीश मिश्रा स्पीक्स की पूरी जो लाइन और लेंथ है, वो यहां से बनती है। हम कल को नया चैनल शुरू कर सकते हैं जिसमें हम इंडियन पॉलिटिक्स पे हम कंसंट्रेट करेंगे, लेकिन अमरीश मिश्रा स्पीक्स सबसे पहले वीवा फिलिस्तीन जो उसका नारा है, उसके नाम से जाना जाएगा। वही एक हमारी जो सारे जो अमरीश मिश्रा स्पीक्स के और भी चैनल्स बनेंगे, उसका पेरेंट जो चैनल है
वो अमरीश मिश्रा स्पीक्स वीवा पैलेस्टाइन बनेगा। इसको कोई नहीं रोक सकता। और आपको बता दें, हम सब्सक्राइबर्स के तौर पे 50,000 की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि कुछ मतलब है, कहने को है भी, अच्छा भी है, लेकिन मैं अभी उसको कुछ खास उपलब्धि नहीं मानता। हम लोग को 1 लाख क्रॉस करके 1 मिलियन तक जल्दी ही पहुंचना है, विद इन 6-7 मंथ्स, क्योंकि ये लड़ाई जो है और इंटेंसिफाई होगी। और इस लड़ाई की बहुत सारी खबरें और बहुत नए तरीकों से, जितना संभव है यूट्यूब पे उस तरीके से हम लाने की आपके बीच कोशिश करेंगे। लेकिन वही है कि मैं कई बार महसूस करता हूं कि मैं अकेला हूं। मेरे पास जो थोड़ी बहुत टीम है वो है, उसके अलावा जो एक बड़ा सेक्शन है जो अपने को उदारवादी कहते हैं, वो भी अभी पूरी तरह से सोच के लेवल पे अभी वो उतने सक्षम नहीं हुए हैं। या इवन जैसे जो बहुत सारे मुस्लिम साथी हैं हमारे, वो भी कुछ मदद करना चाहते हैं, तो अभी उनके अंदर वो नहीं आया है कि नहीं, हम जो हैं पूरी तरीके से इसको एक डेडिकेटेड चीज़ हम बिल्डअप करें जो कि प्रो पैलेस्टीनियन हो भारत से, और उससे भारतीय राजनीति भी बदलेगी। अगर इस तरीके की कोई चीज़ भारत से डेवलप होती है जो प्रो पैलेस्टीनियन है, तो वो एक ऑल्टरनेटिव मीडिया होगा। उससे भारत में भी जो भारत की राजनीति है उसमें भी बीजेपी को और तमाम राइट विंग फोर्सेस को नुकसान होगा। आप ही बताइए, प्रो पैलेस्टीन चैनल अगर एक हिंदू चला रहा है, सनातन धर्मी चला रहा है, उसके ना अगर वो चढ़ता है तो फिर हिंदुओं में क्या मैसेज जाएगा और बीजेपी को कितना नुकसान होगा, हालत खराब हो जाएगी। तो देखिए, ये जो पूरी एक स्थिति है, इसको हम लोग देख रहे हैं। लोग आते हैं, नहीं आते हैं तो हम लोग सक्षम है, हम लोग के पास भी अपना आए बुद्धि, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन देखिए, हमें जो ताकत मिलती है वो यहया सिनवार से मिलती है, हमें जो ताकत मिलती है वो मोहम्मद तैयब से मिलती है, क्योंकि उनको हम मानते हैं कि ये लोग जो हैं 21st सेंचुरी जो अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर है उसके मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट हैं। ये लोग 21st सेंचुरी के लेनिन और माओ त्से-तुंग हैं, और दुनिया इनको जो है मानेगी। कल दुनिया मानेगी। जैसे माओ त्से-तुंग और लेनिन को भी आतंकवादी तो कहा जाता था कि सब कम्युनिस्ट हैं, हिंसा में विश्वास रखते हैं। आज लेकिन दुनिया उनको एक तरह से, एक बड़ा हिस्सा दुनिया को पूछता है। तो यहां पर देखिए, जो पूरी एक बात है जो हम आपके बीच लाना चाहते हैं, हर तरफ से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस जीत की तरफ बढ़ रहा है, चाहे वो वेस्ट बैंक हो, चाहे वो गाजा हो। हमने उन सारी घटनाओं को आपको बताया। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति चल रही है, यूक्रेन वॉर भी किस तरीके से फिलिस्तीन में जो हो रहा है उससे निर्देशित है, वो आपको बताया। और उसके साथ साथ आपको हमने ये भी बताया कि अमेरिका के अंदर कैसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं फिलिस्तीन के समर्थन में। इसी के साथ मैं आज का प्रसारण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।